नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 मार्च 2023 और आज आपका केवीएस नॉन टीचिंग वाला एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। केवीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जहां से आना चाहिए वहां से नहीं पूछे गए हैं, जैसा कि आप इस शिफ्ट में देखेंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है केवीएस वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, ताकि आप आने वाले शिफ्ट में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकेगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने एसएससी जीडी, इसके बाद सीआरपीएफ, एमटीएस, ग्रुप डी सब में मैं इसी प्रकार से एनालिसिस करवाते आया हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2022 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये शरद कमल को दिया गया है। और शरद कमल क्या खेलते हैं, तो टेबल टेनिस खेलते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। और शरद कमल जो है अकेला ऐसा बंदा है कि 3 गोल्ड आपका जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आपका जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ, इसमें 3 गोल्ड अकेले शरद कमल ने जीता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी से जो है आपका जो मतलब इसी कारण जो इन्हें दिया गया है अवार्ड इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 और पहला पुरस्कार जो बांटा गया 1992 में हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। बाद में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो हॉकी के जादूगर इसके बाद जो ये पुरस्कार दिया गया था ये सर्वप्रथम आपको विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था, जो आपके जो है शतरंज से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा 2022 के लिए जो अर्जुन पुरस्कार वितरित किए गए हैं ये 25 खिलाड़ी को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1961 में होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल से ही जुड़ा हुआ है, जो ये आपका खेल के कोच को दिया जाता है। ये 1985 से दिया जाता है खेल के प्रशिक्षक को। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया था कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो जीएसटी से संबंधित जो है ये 101वां संविधान संशोधन जो है आपका जीएसटी से संबंधित है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है ये आपका 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू करवाया गया था और असम लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। जीएसटी अधिकतम जो है ये आपका 28% इंडिया में लगाया जा सकता है मैक्सिमम, और ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है ये 279A है, जीएसटी से संबंधित आर्टिकल, इसे जीएसटी परिषद कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना पूछा गया था तो ये 1935 में होती है। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो भारतीय थे ये आपका सीडी देशमुख साहब हुए। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास है जो 25वें हैं। मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, बैंक दर जारी करना, ये सभी आरबीआई के प्रमुख कृत्यों में से है। इसके अलावा जो आपका विदेशी मुद्रा का भंडारण वगैरह होता है ये भी आरबीआई के पास होता है। रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। लेकिन जो 1 रुपये की नोट होती है इस पे आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है, इस पे भारत सरकार वित्त सचिव, भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आरबीआई का मुख्यालय है ये आपका मुंबई के अंदर है। आरबीआई का जो लोगो है तार के वृक्ष के साथ साथ जो है शेर का चित्र जो है आरबीआई के लोगो में उद्धृत है। इसके अलावा आरबीआई के जो है मिंट कई जगह है। मिंट का मतलब जो आपका टकसाल होता है जहाँ पे सिक्के जो पॉइंट ढाले जाते हैं कॉइन को, तो ये कई जगह पे हैं, जैसे कलकत्ता में है, मुंबई में है इत्यादि। आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंह में बता दिया। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम आपको सजाना था, उसमें 4 युद्ध का नाम दिया गया था। तो बक्सर का युद्ध आपको 1764 ईस्वी में होता है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। देखिए बक्सर का युद्ध जो है ये आपका अंग्रेज के तरफ से मुनरो और इधर से जो है त्रिगुट सेना, त्रिगुट कहने का मतलब है अवध के से नवाब थे, उसके बाद बंगाल के नवाब थे और मुगल शासक थे। तो ये तीनों और इधर जो है अंग्रेज है ना, तो इसके बीच में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। एक होती है पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ये आपका रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव और जो है आपका बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ये दोनों ही युद्ध में जो है अंग्रेजों की ही विजय हुई थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और आपका जो है शेर शाह सूरी के बीच में होती है। इसमें शेर शाह सूरी जो है विजित रहते हैं। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में होती है और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की विजय होने के उपरांत मुगल वंश की स्थापना भारत में किया जाता है। इसके अलावा इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक निकाय नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो संवैधानिक निकाय है ये आपको नाम से ही स्पष्ट पता चल जाएगा, जैसे चुनाव आयोग वगैरह, ये सब जो है आपका संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। लेकिन योजना आयोग या फिर कहिए जो इसी के स्थान पे आया है आपका नीति आयोग, ये सब जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जो है सलाहकारी संस्था है या इसे स्टैंडर्ड हिंदी में परामर्शदात्री संस्था भी कहा जाता है। तो ये जो है आपका सलाहकारी निकाय का उदाहरण है, ये जो है आपका संवैधानिक निकाय का उदाहरण नहीं है। योजना आयोग, नीति आयोग असंवैधानिक संस्था नहीं है, सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग इत्यादि संवैधानिक संस्था ये बता ही दिए थे। चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग वगैरह। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री और नीति आयोग के भी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा संभाला जाता है। जैसे जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री के द्वारा संभाला जाता है, वैसे ही आपका जो अभी हमने बताया था, हाँ, राज्यसभा के जो अध्यक्षता होते हैं ये उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो जंगल, अरण्य, कानन, ये सब जो है वन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो वर्तमान में लेटेस्ट वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पुरस्कार है और ये पुरस्कार जो है इस बार का लेटेस्ट वाला दामोदर मौजे को दिया गया है। इससे पहले वाला जो है नीलमणि फूकन को दिया गया था, नीलमणि फूकन को दिया गया था, फूफन नाम है, नीलमणि फूफन, इसको दिया गया था इससे पहले वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो लेटेस्ट वाला ये दामोदर मौजे को दिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, दोनों बात को साथ में ध्यान रखते चलेंगे। ज्ञानपीठ के साथ साथ एक व्यास सम्मान होता है। व्यास सम्मान जो लेटेस्ट वाला दिया गया है ये आपका असगर बजाहत को दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही आपका जो है साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार है, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा सरस्वती सम्मान भी होता है जो आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। एक प्रश्न अंग्रेजी का मिला है कि मिलेनियम का जो है सही स्पेलिंग पूछा गया था। देखिए, मिलेनियम का सही स्पेलिंग MILLENNIUM होता है। ठीक है, और आपको एरर करके देता है ना, ये डबल आई कर देगा और सिंगल एन कर देगा, इस प्रकार से। ठीक है, सिंगल एन कर देगा और डबल आई कर देगा, है ना, तो इस प्रकार से इनकरेक्शन देता है और आपको करेक्ट करना होता है। इसके अलावा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव का उदाहरण है? ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, तत्सम तद्भव का आपको पहले परिभाषा जानना होगा तभी आप कर पाएंगे। तत्सम वे शब्द होते हैं जिसका ओरिजिन जो है संस्कृत होती है ना, संस्कृत से आया होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो संस्कृत से बाहर निकला हो उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, तद्भव कहते हैं, है ना। जैसे आप कपड़ा जाने दीजिए, जैसे आप तद्भव का क्या कह सकते हैं? तद्भव का जैसे कह देते हैं आप आंसू शब्द जो है ये तद्भव का उदाहरण है। इसे हम तत्सम में ले जाएंगे तो अश्रु हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप संस्कृत वाला देखेंगे तो तत्सम होता है, उससे जो बाहर निकलता है वो तद्भव होता है। और एक और होता है देशज और एक होता है विदेशज। तो देशज जिसकी उत्पत्ति देश में हुआ है, विदेशज जो विदेशी भाषा से आके यहाँ पे जो है अपना जगह बना लिया है। तो दोस्तों ये थे आज के KVS में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।